10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। नहीं, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। तो चलिए समझते हैं कि ये हमला हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आखिर क्या मायने रखता है। सोचिए, 10 नवंबर 2025 तारीख और जगह दोनों ही बहुत सोच समझकर चुने गए थे। निशाना बनाया गया लाल किले को, जो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत की आज़ादी और संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक है। अब देखिए हमला हुआ कैसे। बिल्कुल एक आम तरीके से, एक आम से दिखने वाली कार और एक भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन का गेट। लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी थी। इस हमले ने दिखाया कि कैसे साधारण चीजों का इस्तेमाल करके भी कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसने शहरी आतंकवाद की चुनौतियों को एक बार फिर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ANFO। ये कोई मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं है, बल्कि खेती और खनन में इस्तेमाल होने वाला एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला मटेरियल है। और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये आतंकी रणनीति में एक ऐसे बदलाव का संकेत है जहां महंगे हथियारों की जगह आसानी से मिलने वाली चीजों से बड़ा प्रभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हमला था। लाल किले जैसे राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला करके आतंकवादियों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि देश के आत्मविश्वास को तोड़ना था। वो ये संदेश देना चाहते थे कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो लाल किले पर हुआ ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। ये भारत के सामने जो सुरक्षा खतरों का एक बड़ा और जटिल जाल है ना, उसका बस एक हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। भारत ना एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ तो है सीमा पार से भेजा जाने वाला आतंकवाद, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही पनप रही कट्टरता और वामपंथी उग्रवाद। और इन सब के ऊपर मंडरा रहा है साइबर आतंकवाद का नया खतरा, जो दिखता तो नहीं पर नुकसान बहुत बड़ा कर सकता है। और पता है क्या, ये सारे खतरे भले ही अलग अलग लगे पर अक्सर ही आपस में जुड़े होते हैं। तो इन सब खतरों को देखकर सवाल तो यही उठता है कि भाई हमारी तैयारी कैसी है? कौन सी संस्थाएं हैं जो इन चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं? चलिए भारत के सुरक्षा ढांचे को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब कागज पर देखें तो भारत का सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत लगता है। NIA है जो आतंकी मामलों की तह तक जाती है, IB है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, और फिर NSG जैसे इलीट कमांडो बल भी हैं जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हर एजेंसी का अपना एक खास रोल है। लेकिन असली चुनौती पता है क्या है? इन सबको एक साथ एक टीम की तरह काम करवाना। अच्छा, तो इन अलग अलग एजेंसियों को जोड़ने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर, जहां रियल टाइम में खुफिया जानकारी शेयर की जाती है। और फिर है नेटग्रिड। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि यात्रा, टैक्स, बैंकिंग ऐसे 20 से ज्यादा डेटाबेस को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि कोई भी संदिग्ध पैटर्न तुरंत पकड़ में आ सके। मतलब जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर खतरे की पूरी तस्वीर बनाना। तो हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतने समन्वय तंत्र हैं, फिर भी लाल किले जैसा हमला हो कैसे गया? इसका मतलब साफ है कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चुनौतियां और कमियां हैं। तो चलिए अब जरा इन्हीं पर नजर डालते हैं। और इस पूरी बहस के केंद्र में ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। एक मजबूत सुरक्षा की जरूरत और एक नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? कितनी निगरानी सही है और कहाँ जाकर ये हमारे अधिकारों का हनन करने लगती है? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सिस्टम में कई प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। अक्सर क्या होता है कि अलग अलग एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी शेयर करने के बजाय अपने अपने टर्फ को लेकर लड़ती रहती हैं। फिर आतंकी मामलों में इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, किसी भी हमले का सबसे पहले सामना कौन करता है? हमारी शहरी पुलिस। और अक्सर वो ऐसी स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती। बस इन्हीं कमजोरियों का फायदा दुश्मन उठाता है। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा। सबसे पहले एक यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाना होगा, ताकि संकट के समय सभी एजेंसियां एक साथ काम कर सकें। इसके साथ ही शहरी पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग और उपकरण देने होंगे। साइबर इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, ताकि खतरों को पनपने से पहले ही रोका जा सके। और सबसे जरूरी, स्थानीय पुलिस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक हर स्तर पर खुफिया जानकारी का फ्लो एकदम स्मूथ होना चाहिए।
आखिर में लाल किला ब्लास्ट हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक लोकतंत्र होने के नाते हम आतंकवाद से लड़ते हुए अपने ही उन मूल्यों की रक्षा कैसे कर सकते हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं? सुरक्षा और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी।